आज का जो हमारा लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आज के कंटेंट में हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग को दोबारा देखेंगे। हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था स्ट्रिंग इटसेल्फ क्या है। आज हम कुछ देखेंगे कि स्ट्रिंग के कुछ बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। तो हम जब फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो हमें ये भी बेहतर पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग के फंक्शन से क्या मुराद है। इसी तरह ऑब्जेक्ट को आज रिवाइज करेंगे। ऑब्जेक्ट का हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ क्या है, वो कैसे बनाते हैं, और इसके भी कुछ बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको देती है। मतलब उसने कुछ चीजें बना के रखी हैं कि बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती हैं, आप सिर्फ उनको इस्तेमाल करो, आपको वो खुद से बनानी नहीं पड़ती। और एक डाटा स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, अरे क्या चीज है, उसकी डिस्कशन करेंगे हम। तो फंक्शन क्या है जी? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ये मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होने को हम फंक्शन कहते हैं। अब स्पेसिफिक टास्क में क्या हो सकता है, उसमें सेट ऑफ लाइंस होंगी, मतलब मल्टीपल लाइंस होंगी जो एक काम कर रही होंगी। ठीक है, उसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है। अब फंक्शन लिखते क्यों है? फंक्शन लिखते हैं कि हमारा कोड रीयूज हो। रीयूज का मतलब होता है कि उसको किसी चीज को इस्तेमाल करना। एक आपने चीज बना दी है, अब आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे कि दोबारा से फिर उस चीज को बना के टाइम वेस्ट करो। आपने तीसरी जगह फिर एक एक स्पेसिफिक टास्क को आपने बार बार परफॉर्म करवाना है। आपने 10 लाइन ऑफ कोड्स लिखी, वो एक टास्क परफॉर्म कर रही थी। लेट्स से कि वो कलर डिजाइन कर रही थी किसी भी टैग के ऊपर। तो हम उसका फंक्शन बना देंगे, जब वो दोबारा टैग हम उस तरह का इस्तेमाल करेंगे, हमें दोबारा वो कोड लिखना है, तो हम उसको एक फंक्शन में बना देंगे। यहाँ उसका एक तरीका हमने देखा था कि हम कॉमन एलिमेंट सेलेक्टर यूज करेंगे, जो कॉमन फंक्शनैलिटीज होती हैं वो उसमें पास कर देंगे। तो फंक्शन का जो मेन कंसेप्ट है वो जावास्क्रिप्ट के साथ है आपका। तो एक स्पेसिफिक टास्क हो, मतलब एक क्या लें, एक लॉजिक, आपने एक लॉजिक परफॉर्म करवाना है, वो आपका एक फंक्शन बनेगा। और वो लॉजिक मल्टीपल जगह पे अगर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आपने बार बार उन लाइन ऑफ कोड्स को नहीं लिखना, आप उसको फंक्शन बना के साइड पे रख लेते हैं। अब जिधर जिधर उसने इस्तेमाल होना है आप सिर्फ उसे कॉल करते हैं, कॉल करने से मुराद है आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये फंक्शन का कंसेप्ट होता है। ये इसका है बेसिक सिंटैक्स फंक्शन का। फंक्शन का कीवर्ड पास करते हैं हम, जो जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड है। मैं जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो विजुअल स्टूडियो में आपको एज ए ब्लू शो होंगे। और कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि मैं इनको एज ए वेरिएबल नेम नहीं असाइन कर सकता, क्योंकि ये पहले से रिजर्व है। एक लैंग्वेज ने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व किए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ परफॉर्म, उनका कुछ ना कुछ मकसद है उस लैंग्वेज में। तो मैं ये नहीं कर सकता लेट फंक्शन इज इक्वल टू 10, वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट एरर देगा। वो कहेगा कि फंक्शन एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट ने अपने मकसद के लिए, ये ऐसा वर्ड है जो उसने अपने मकसद के लिए बनाया हुआ है, तो लिहाजा आप इसको एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। क्यों? जावास्क्रिप्ट पजल हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि एक कीवर्ड रिजर्व किया हुआ है इसने, यूजर नेम में भी वेरिएबल नेम में भी वही चीज लिख दी है। तो वो कंफ्लिक्ट आ जाएगा उसमें कि आप एक ही चीज को दो अलग अलग चेहरे क्यों बना रहे हैं, या रेप्लिकेट क्यों कर रहे हैं, किसी चीज को कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में जितने कीवर्ड्स है ना, आप उनको एज ए वेरिएबल सेट नहीं करवा सकते, हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स पे वापस आते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे हम, उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम। वो कुछ भी हो सकता है। मैंने अगर कोई भी चीज परफॉर्म करवानी है, मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाना है, ये एक लॉजिक है ना कि दो नंबर्स को ऐड करो। ये एक लॉजिक है कि दो नंबर को माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो। कैलकुलेटर इसी तरह बनता है ना। आपने प्लस के बटन के ऊपर एक लॉजिक बिल्ड किया हुआ है कि जब एक नंबर के बाद मैं प्लस करके फिर एक नंबर दूंगा और इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो उनका मुझे सम शो होगा जो कि 4 होगा। अब उस इक्वालिटी पे एक लॉजिक लगा हुआ है कि दो वेरिएबल्स को उसने प्लस करके एक नंबर रिटर्न करना है जो कि 4 होगा। ये है एक लॉजिक, ये एक फंक्शन है आपका। तो इस तरह से आपके फंक्शंस बनते हैं।
मैंने 3 नंबर्स को ऐड करना है, मैंने 4 को करना है, 5 को करना है, सो ऑन। तो मैं उस हिसाब से अपने लॉजिक के हिसाब से फंक्शन बनाऊंगा। तो हर वो चीज फंक्शन बन सकती है जो एक कंप्लीट लॉजिक है। ठीक है। उसके बाद फंक्शन के सिंटेक्स में क्या आता है, 2 राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और उसमें पैरामीटर्स पास होंगे। पैरामीटर्स का मतलब होता है वैल्यूज, कि मैंने कुछ मेरे लॉजिक ऐसे हो सकते हैं कि मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे सम के केस में मैंने बताया, अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है मैंने, तो वो नंबर्स की एक्सेस भी तो चाहिए ना मुझे। जब तक वो नंबर मेरे पास होंगे नहीं, मैं उनको एडिशन कैसे करवाऊंगा। तो ये समझ लें कि एक एंट्री पॉइंट है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती है ना फंक्शन की, ये एंट्री पॉइंट होती हैं कि चीजें फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल हो जाएं, क्योंकि लोकल स्कोप और ग्लोबल मैंने आपको समझाया था। और फंक्शन की जो फ्लावर ब्रैकेट्स होती हैं, उसके अंदर जो चीज लिखनी है वो सिर्फ उस फंक्शन का कोड है। मतलब ऐसी चीजें जो आप इस फंक्शन में डिजाइन करेंगे या बिल्ड करेंगे, वो इस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं होने वाली। और ऐसी चीजें जो इस फंक्शन से बाहर हैं, अगर मैंने उनको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, मतलब ग्लोबल को लोकल के अंदर एक्सेस करना है, तो मुझे उस एंट्री लेवल में दाखिल होना पड़ेगा। फंक्शन में दाखिल होने के लिए आप इन राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा वेरिएबल है नंबर 1 के नाम से, जिसको मैंने 10 वैल्यू पास की है। मैंने उसको इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, तो वो मैं किस तरह करूंगा, वो मैं इन राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू पास करूंगा। ठीक है। इसको साथ साथ चला के, हाँ पैरामीटर्स लिखे हैं, और उन उन वैल्यूज को क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। मतलब वैल्यू 1, ये मोर देन 3 भी हो सकती हैं। पैरामीटर्स आपके n नंबर्स तक हो सकते हैं। जितनी वैल्यूज चाहिए वो आपके उतने पैरामीटर्स हैं। हाँ ऐसे ही है, वो इसमें परफॉर्म होंगी। देखें, मेरा एक लॉजिक है कि मैंने एक फंक्शन बनाना है जो सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, उन 2 नंबर्स की एक्सेस चाहिए। तो मेरे इस केस में पैरामीटर कितने होंगे, 2, क्योंकि मैं 2 वैल्यूज को पास करवाना चाह रहा हूँ ना अपने फंक्शन के अंदर। मैंने एक फंक्शन बनाना है जो 4 वेरिएबल्स को डिवीजन कर रहा होगा, तो मेरे पैरामीटर्स की लेंथ क्या हो जाएगी, 4। तो ये लॉजिक पर डिपेंड करता है कि पैरामीटर्स कितने होंगे। ऐसा फंक्शन भी होता है जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता, और ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कि ये वॉइड फंक्शन है, VOID। वॉइड फंक्शन है या एम्प्टी फंक्शन है। ये ऐसा फंक्शन होता है जो आप सिर्फ चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए या रीड ओनली के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक LMS है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट जाता है, लॉगिन करता है, वो अपने ग्रेड्स देखना चाहता है, सेमेस्टर का मेरा CGPA कितना है, और सेमेस्टर 4 में उतने उसने अगर 5 कोर्सेज पढ़े हैं, उनके ग्रेड्स क्या हैं। या अगर ग्रेड्स उधर नहीं लगे हुए, नंबर लगे हुए हैं कि 100 आउट ऑफ कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा ऐसी वेबसाइट डिजाइन होगी जो यूजर को लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद समझ लें उधर ऑप्शन बटन बने हुए हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के। सेमेस्टर 4 पे जब वो प्रेस करेगा ना, तो उसको सेमेस्टर 4 का जो रिजल्ट होगा वो शो हो जाएगा। सेमेस्टर 1 पे जब वो प्रेस करेगा, तो उसको सेमेस्टर 1 का रिजल्ट शो होगा, कोर्सेज के ग्रेड्स और उसका CGPA उस सेमेस्टर का। तो लॉजिक इसके पीछे क्या है, वो सिर्फ एक बटन पे क्लिक कर रहा है, उसके क्लिक होने पे क्या हो रहा है, कहीं से डाटा उठ के आ रहा है, और उसको वो सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हो आप। इस केस में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस नहीं हो रहा, कोई चीजों को आप यूज नहीं कर रहे। आप सिर्फ चीजें कहीं पड़ी हुई हैं, उनको उठा के सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हो। अब ऐसे केस में ये ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई पैरामीटर ही नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हो चीजों को। या मैंने एक बटन के अगेंस्ट पॉपअप करवाना है। लेट्स सपोज कि इसी की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। एक स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में पढ़ रहा है। अब सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 का बटन भी अवेलेबल है, क्योंकि 4 सालों में 8 सेमेस्टर होते हैं। अब एक यूजर है या स्टूडेंट है, वो सेमेस्टर 8 को प्रेस कर दे, अब क्या होना चाहिए, जबकि उसने वो पढ़ा ही नहीं। अब ये होना चाहिए उसे एक चीज डिस्प्ले हो, एरर डिस्प्ले हो, वो पॉपअप भी हो सकता है, या उसी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हम उसको रिजल्ट शो करवा रहे हैं, उस टैग के अंदर आप उसको शो करवा रहे हैं कि सॉरी, अभी आपने ये सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं है, आपका
डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इसके पीछे भी सेम है, ये भी ऐसा फंक्शन होगा जो सिर्फ उसका पैरामीटर कोई नहीं, आप सिर्फ कंसोल करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो। तो इससे ये पता चला कि फंक्शन जो है वो ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनके कोई पैरामीटर नहीं होते, उनको हम एम्प्टी फंक्शन बोल सकते हैं, उनको हम वॉइड फंक्शन बोल सकते हैं, जो कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है, चीजों को दिखा रहा है। और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं। और एक मेन कंसेप्ट फंक्शन में ये होता है कि फंक्शन एट अ टाइम में सिर्फ एक वैल्यू देगा आपको। मतलब फंक्शन के थ्रू आप ये नहीं करवा सकते मुझे 1 भी रिटर्न कर दो, 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, 4 भी कर दो। जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना कि एडिशन का फंक्शन बनाया, तो हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होता है, एक नंबर बनता है, आउटपुट में एक डिजिट आ जाता है। हम सिर्फ वो डिजिट्स को रिटर्न करवाते हैं, तो फंक्शन एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये भी एक फंक्शन का कंसेप्ट है। ये एज एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का नाम है जी माय फंक्शन, जो मैंने रिकमेंड किया है। उसमें मैंने क्या कर दिया, ए कोमा बी। अब ए बी क्या है, ये वेरिएबल नेम्स हैं या ये पैरामीटर नेम्स हैं, जो कि आउटसाइड द फंक्शन से आ रहे हैं, जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। मैंने उनको फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ उनको। और एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनको वैल्यूज पास कर रहा हूँ। या वो ग्लोबली नहीं है, तो कैलकुलेटर की एग्जांपल में क्या होता है कि हम इनपुट्स दे रहे होते हैं कैलकुलेटर को। बटन मुझे शो हो रहा होता है 2, मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो इनपुट किधर से आ रही है, यूजर से। तो इस केस को हम कहते हैं कि ये यूजर डिफाइंड आउट इनपुट्स हैं, कि यूजर हमें दे रहा है। इस केस में ये कंसेप्ट ग्लोबल नहीं होगा। और इसका मतलब है अगर यूजर से भी हम कोई वैल्यू ले रहे हैं ना, तो वो अगर जब तक हम एज ए पैरामीटर उसको पास नहीं करेंगे, उसको हम फंक्शन में कुछ उसका कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, आपने समझना है कि हमें पता है कि मैंने यूजर से दो वैल्यूज लेनी है। पहला डिजिट मैं ए में रखवा रहा हूँ, दूसरा डिजिट मैं बी में रखवा रहा हूँ। और पैरामीटर नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने इस केस में लिखा है ए बी। आप यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिख सकते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख सकते हैं। कोशिश करना है कि एक मीनिंगफुल नेम दें। अब इस केस में लिखा हुआ है माई फंक्शन। माई फंक्शन पढ़ के आपको फंक्शन ये नहीं बता रहा होगा कि ये फंक्शन किस लिए बना है, जबकि इसका सही नाम होना चाहिए था ऐड टू। ऐड टू फिर भी कुछ ना कुछ बता रहा है कि अच्छा जी ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। ये ऐड टू वैल्यूज कर ले। तो मीनिंगफुल नाम रखने की कोशिश करनी है। अब ए बी की जगह वैल्यू 1 वैल्यू 2 नंबर 1 नंबर 2 भी हो सकता है, तो ये भी नाम है। ये भी आते हैं इसके भी। अभी मैं फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन लिखा, फंक्शन को नाम दिया। और मुझे पता है मैं एक ऐसा लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं दो वैल्यूज को ऐड करवाने वाला हूँ। तो मुझे ये भी पता चल गया मेरे पैरामीटर्स की लेंथ कितनी है। मैंने लिख दिया ए कोमा बी। अब ए एक नाम है वेरिएबल का जिसमें वो नंबर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 जो भी मुझे चाहिए। अब इनको एक्सेस किया, अब इनसाइड द फंक्शन में लॉजिक लिखूंगा। मैंने क्या लिखा है, रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस की जो वैल्यू है वो मुझे ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। जो अब ए और बी में कुछ भी हो सकता है, ये जेनेरिक कोड बन चुका है। यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, तो जेनेरिक बन चुका है। अब जब आप फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ना, फंक्शन को मैंने आपको बताया था रीयूजेबल कर रहे हैं हम कोड को। अब जब फंक्शन में एक चीज को लिख दिया ना, वो फंक्शन खुद से नहीं चलता, आपको उसको इन्वोक करवाना पड़ता है। मतलब आपने एक फंक्शन लॉजिक बना के रख लिया, उसको चलाने के लिए भी आपको एक सिंटैक्स चाहिए कि ये किधर चलेगा, कैसे चलेगा। उस फंक्शन को चलाने के लिए एक सिंटैक्स होता है, उसको हम कहते हैं कि हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे ये सेकंड लाइन पे आपको नजर आ रहा है कमेंट में, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब है कि जो मैंने फंक्शन लिखा ना, उसको मैं चलाने लगा हूँ, एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं पैरेंथेसिस की, और उसके अंदर वो वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ जिनकी मैं एडिशन चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 2 4। ए को क्या जाएगा 2, क्योंकि ये ए और बी क्या है, वेरिएबल्स नेम है। और जिधर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उधर मैं एक्चुअल वैल्यूज दे रहा हूँ कि जो उस फंक्शन में जाएंगी। ठीक है, 2 जाएगा ए को, मतलब ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को।
ए एक ऐसा वेरिएबल है जो 2 को होल्ड कर रहा है, बी एक ऐसा वेरिएबल है जो 4 को होल्ड कर रहा है। तो जब इनमें वो वैल्यूज चले जाएंगी तो मैं रिटर्न में क्या करवा रहा हूँ, a+b, तो मुझे 6 मिल जाएगा, इस फंक्शन की कॉल पे मिलेगा। जब तक मैं फंक्शन कॉल नहीं करूंगा मेरा फंक्शन खुद ब खुद नहीं चलेगा। वो सिर्फ ऐसी सेट ऑफ लाइंस हैं जो आपने लिखी हुई हैं, टास्क लिख दिया है, वो परफॉर्म नहीं हो रहा, परफॉर्म करने के लिए आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इतने की ना हम प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं ताकि चीज़ें ओवर बर्डन ना हो और हमें समझ भी आए अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी फंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं अपनी फाइल्स को ओपन करूंगा जिधर मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। आई थिंक यही है, CMD करूंगा तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, मैं जिस फोल्डर पे खड़ा हूँ वहां पे विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। और ये हमारा प्रीवियस वर्क था जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया भी था, और एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी खास नहीं की थी, बट आज हम एक प्रॉपर फंक्शन बना के उसको देखते हैं। अब हम एक लॉजिक बिल्ड करते हैं। प्लस की मैंने आपको एग्जांपल दी है, हम माइनस के लिए बनाते हैं। मैं पहले कमेंट पास करूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन। कि मैं एक फंक्शन बिल्ड करने लगा हूं जो सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, या सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज फंक्शन। मैंने कमेंट पास कर दिया। मैं अब क्या करने लगा हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा जो 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, या इसमें हम 3 वैल्यूज करते हैं ताकि पैरामीटर भी डिफरेंट हो और आपकी प्रैक्टिस आपको समझ भी आए। तो मैं फॉलो करूंगा अपने सेंटेक्स को। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा जो कि मुझे सजेशन में भी आ गया है, और मैं अब दूंगा फंक्शन को एक अप्रोप्रिएट नाम। तो मैं उसको देता हूँ subtract 3। ठीक है, नाम दिया, उसके बाद सेंटेक्स आता है राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद करली ब्रेसिस। ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये एक एम्प्टी फंक्शन बन गया है जिसका नाम क्या है, subtract 3। अभी ये करता कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसका लॉजिक ही बिल्ड नहीं किया। तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मुझे पता है मैं 3 वैल्यूज के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे 3 वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम पास करूंगा। मैं करता हूँ वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, और ये अलग अलग आपको वेरिएबल नेम्स देने पड़ेंगे ताकि डिफरेंस हो। ABC भी कर सकता हूँ। इस बार मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके देख दिया, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि हम कोई भी नाम, ये वेरिएबल नेम आपने समझना है, तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। तो लॉजिक के हिसाब से मैं बिल्ड किया। मैंने फंक्शन का पहले बेसिक सिंटेक्स लिखा, फंक्शन लिखा, फंक्शन को नाम दिया, राउंड ब्रैकेट्स लगाई और करली ब्रैकेट्स लगाई। राउंड ब्लैक ब्रैकेट्स में हम पैरामीटर पास करते हैं। मुझे पता है कि मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैंने 3 वैल्यू को माइनस करवाना है। माइनस, तो मैंने वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 3 वेरिएबल लिख दिए पैरामीटर्स में। अब ये मुझे एक्सेसिबल है विद इन द फंक्शन। इस करली ब्रैकेट्स में मैं, मुझे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। एक्सेस कर सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं इन पे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हमें पता है कि मैं अगर वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 3 कर दूं, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 3, तो मुझे इनकी सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी इसमें जो भी वैल्यूज होंगी। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट भी कंप्लीट। अब मुझे करवाना है रिटर्न। मुझे इस फंक्शन से वो वैल्यू लेनी भी है जो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन से आई है। मतलब आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, कि आप फंक्शन लिख लिया, आपने लॉजिक बिल्ड कर लिया। लॉजिक यही है, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 3।
आप इसको तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप फंक्शन से रिटर्न नहीं करवाओगे। आपने काम करवा लिया, अब आपने फंक्शन को ये भी कहना है कि लॉजिक परफॉर्म करने के बाद मुझे वो दो भी, ताकि आप उसको डिस्प्ले कर सको, आप देख सको कि मेरे पास वो डिजायर रिजल्ट आया भी है कि नहीं। ठीक है। एक तरीका मैं ये भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, अच्छा, वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू माइनस वैल्यू थ्री, ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक को हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एक टर्म मैंने यूज किया एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन हम हर उस चीज को कह सकते हैं जो एक लॉजिक परफॉर्म कर रहा हो। मतलब मेरे इस केस में सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये मेरा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो तीन वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होंगे जो भी इसमें वैल्यूज पास होंगी। तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को भी रिटर्न करवा सकता हूँ, मैं इसको किसी वेरिएबल में रखवा के भी रिटर्न करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ये, कि जो भी मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो मैंने अब एक वेरिएबल में रखवा दी है, जिसका नाम क्या दिया है मैंने, रिजल्ट। इसको मैं कॉन्स्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस रिजल्ट को चेंज नहीं करवाना। जो हैकर्स होते हैं वो अगर आपके कोड तक पहुंच जाएंगे तो वो इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, अगर ये लेट है या वार है, कॉन्स्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली तीन वैल्यूज को माइनस करके जो भी आंसर आएगा हमें कभी उसको चेंज करना ही नहीं है, हमारी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब मैं रिटर्न किसे करवाऊंगा, इस रिजल्ट को। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को एक वेरिएबल में रखवाएं और उसे रिटर्न करवाएं। तो ये मेरा फंक्शन का लॉजिक कंप्लीट हो गया जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अब मुझे ये चाहिए भी। ठीक है। अब आते हैं, मैं लिखता हूँ फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल मैंने बताया था, सबसे पहले मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा जो कि क्या है, सब्ट्रैक्ट थ्री, राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और ये क्लोज कर दूंगा। अभी ये फंक्शन कॉल हो चुकी है, बट मेरे पैरामीटर्स एम्प्टी हैं, जबकि मैंने एक ऐसा फंक्शन लिखा है जो तीन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और फंक्शन कॉल में एक ऐसा फंक्शन कॉल लिख दिया जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे। तो मैच करवाने के लिए मुझे ऑब्वियसली इसको तीन पैरामीटर, तीन वैल्यूज देनी पड़ेंगी। फंक्शन कॉल में एक्चुअल वैल्यूज पास करते हैं, और जहां फंक्शन आपने डिफाइन किया होता है वहां पे वो वेरिएबल्स में वैल्यूज आ रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जी पहली वैल्यू है मेरी 10, 10 में से 2 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 8 और 4। तो मुझे इस लॉजिक का पता है, होगा क्या, 10 माइनस टू आंसर क्या आएगा, 8, 8 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 4। अब इसको हम अपने टर्मिनल पे चेक करते हैं ये ऐसे होता भी है कि नहीं होता। तो अभी तक के लिए क्या होगा, मैं जब इसको फंक्शन कॉल किया ना, ये हमें कुछ शो नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि हम सिर्फ फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं, डिस्प्ले नहीं करवा रहे। ठीक है। इसको आप पूरे को एक वेरिएबल भी समझ सकते हो। अभी एक वेरिएबल है जो इस वैल्यू को होल्ड करता है, रिजल्ट की वैल्यू को। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे इस फंक्शन को कंसोल के अंदर लिखना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग, जो उसका पूरा फंक्शन मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया है ना। नहीं नहीं, अकेले नाम से नहीं चलेगा, हमें मैच करवाना है ना। हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था ना, वो एक ऐसा फंक्शन था जो तीन वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा था। एक तो हमने उसमें वैल्यूज पास की 10, 2 और 4। अब वो वैल्यू रिटर्न होके मेमोरी में चली जाएगी, बट आप उसको देख नहीं सकते उसमें क्या है। उस देखने के लिए हमने यही देखा कि कंसोल करवाने के लिए या किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में हम सी आउट करवा रहे होते हैं, दूसरी लैंग्वेज में पाइथन में प्रिंट का वर्ड यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है कंसोल डॉट लॉग। अब मैं
इसको एम्बेड करूंगा एक टेक्स्ट के साथ। मैं इसको एक नाम देने लगा हूं, मैं इसको कहता हूं रिजल्ट ही नाम दे देते हैं जी, और मैं एक कोमा लगा दूंगा। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, एक रिजल्ट टेक्स्ट पास हो गया, उसके बाद कॉलन लगाते हैं और उसके बाद वैल्यूज आ जाएगी हमें जो भी शो हो रही है। तो मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ। हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे और मैं यहाँ लिखूंगा, नोड बहुत दूर हो गया है, नोड टेस्ट वन लिखूंगा जो मेरे फाइल का नाम है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, मुझे चीज़ें नज़र आए। मैं अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ CLS करके, ये चीज़ें सही से विजिबल नहीं है। अब मैं लिखूंगा नोड स्पेस फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ test1.js, और ये देखते हैं मुझे क्या रिटर्न करता है। एक तो इसने मुझे रिटर्न किया 15। 15 क्यों रिटर्न किया, हम ऊपर किसी और जगह भी कंसोल करवा रहे हैं तो वो देख लेते हैं। ये देखें, एक ये रिजल्ट, रिजल्ट में, हाँ ये एडिशन हो जाती है। आई थिंक आपका ही क्वेश्चन था ये पिछले लेक्चर में। तो ये 15 जो आ रहा है ये इसका है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कंसोल क्लियर ले। तो मैं दोबारा से अपनी फाइल को चलाऊंगा तो अभी तक के लिए देखें 4 आ रहा है, तो हमारा लॉजिक भी ठीक है। अगर मैं इसको मैनुअली देखूं कि 10 में से 2 निकालें 8 बचा, 8 में से 4 निकालें, रिजल्ट में क्या आ रहा है 4। तो ये मैंने एक ऐसा फंक्शन बिल्ड कर दिया है। अब मैं इसे जितनी मर्जी मरतबा कॉल करवाऊं, लेट्स सपोज इस फंक्शन के बाद जो सेट ऑफ कोड्स लाइनें थी 10 से 15, उसके बाद मुझे फिर इस फंक्शन को लॉजिक को कॉल कर, मतलब लिखना पड़ गया। अब मैं फिर से ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये मैं कंसोल को दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन को 3 दफा कॉल कर लिया। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स देता हूँ, पैरामीटर चेंज करते हैं ना, देखते हैं कि डिजायर रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं, और एक जेनेरिक चीज बन जाएगी, जो मर्जी वैल्यू दो, 3 वेरिएबल्स दो और रिजल्ट आपके पास। अब मैं इसे देता हूँ 30 पहली वैल्यू दूसरे फंक्शन कॉल को, फिर देता हूँ 20, फिर देता हूँ 2, 1 दिया है। इसके भी पैरामीटर्स चेंज करते हैं, पैरामीटर की वैल्यूज हैं जो, आल्ट शिफ्ट क्या प्रिंट हो जाता था, कॉपी पेस्ट जो करते हैं हम, वो मैं कंट्रोल C करता हूँ ना, नेक्स्ट लाइन में जाकर कंट्रोल V कर देता हूँ, वो कॉपी हो जाता है। तो ये है जी फंक्शन की डेक्लेरेशन या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया है कि आपका फंक्शन करेगा क्या। उसके बाद मैंने फंक्शन की 3 कॉल्स करवाई हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। इसको मैं नाम देता हूँ रिजल्ट 1 का, फिर रिजल्ट 2 का और फिर रिजल्ट 3 का। फाइल को मैं सेव करता हूँ, क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को और इसको चलाते हैं। तो ये देखें, फंक्शन को मैंने लिखा एक दफा है, उसको इस्तेमाल 3 दफा कर लिया है। तो पहले रिजल्ट में मुझे 4 रिटर्न हुआ है, दूसरे रिजल्ट में मुझे 9 रिटर्न हुआ है। 30 में से 20 निकालें 10, 10 में से 1 निकालें 9, और तीसरे में मुझे 15 में से 20 निकालो 30, 30 में से 10 निकालो, रिजल्ट आ गया 20। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि फंक्शन आपने लिखा है एक दफा, बट उसे इस्तेमाल आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है फंक्शन। अब हम चलते हैं आगे। ऑब्जेक्ट आ गया जी, ऑब्जेक्ट दोबारा से देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रिकॉल मैं आपको करवाता हूँ। हम हर उस चीज को ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसमें 2 चीजें पाई जाएंगी। ऑब्जेक्ट
प्रॉपर्टीज होंगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट के मेथड्स होंगे। मेथड्स का मतलब है बिहेवियर, मतलब वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होगा। और ऑब्जेक्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं इस जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम रियल लाइफ या रियल ऑब्जेक्ट्स की मैपिंग करवा सकें। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, जैसे टीचर एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर एक ऑब्जेक्ट है। हमने अगर वेबसाइट बनानी है रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स में ऑब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं? हॉस्पिटल में ऑब्जेक्ट डॉक्टर्स होंगे, पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स के अपने एट्रीब्यूट होंगे। देखिए पर्सन है ना, हर बंदा पर्सन है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम पर्सन हैं। बट हमें उन पर्सन्स को भी कैटेगराइज किया जा सकता है। मैं एज ए पर्सन टीचर भी हूँ, मैं एज ए पर्सन स्टूडेंट भी रहा एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद मैं एज ए पर्सन स्टूडेंट नहीं रहा। अभी मैं एज ए पर्सन आपको टीचर पढ़ा रहा हूँ। मुमकिन है कि मैं एज ए पर्सन लॉयर भी होता प्रोफेशन के हिसाब से, अगर मैंने लॉ की डिग्री भी की है। तो ये सारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता होगा उस हॉस्पिटल में ऑब्जेक्ट किस तरह के हो सकते हैं। अगर आप किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें पर्सन ब्लॉगर्स होंगे। हम उन ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉगर्स कहेंगे। अब ब्लॉगर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? वो लिख सकते हैं जी, आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है, या ऑनलाइन टीचिंग। तो हर हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स की शेप क्या है, जो हम उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी और उनके मेथड्स भी हो सकते हैं। मैं एज ए पर्सन खा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। अब ये एक एट्रीब्यूट नहीं है, ये मेरा फंक्शन है, मेरा बिहेवियर है। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट हम, अगर थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, तो ऑब्जेक्ट की जो विजुअल अपीयरेंस होती है ना, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो नजर आ रहा होता है। हम एक जानवर को देखते हैं, उसको एनिमल क्यों कहते हैं? विजुअली देख रहे हैं ना हम कि ये एनिमल की कैटेगरी है। कैसे पता चला? उसके बड़े बड़े कान होते हैं, या उसके मूछें अजीब सी होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, तो हमने कैटेगराइज कर दिया है कि ऐसे विजुअल चीज को हम एनिमल में लेके जाएंगे। जब हम किसी ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, ह्यूमन बीइंग उसको कैसे कहते हैं? हमें पता है इसकी आंखें इधर होंगी, इसका एक नाक होता है, इसके बाल होंगे। अब उस बालों का कलर भी हो सकता है, ये भी एट्रीब्यूट है। तो वो चीजें जो नजर आ रही होती हैं वो एट्रीब्यूट्स होती हैं। जो चीजें नजर नहीं आती, उनके एक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है, बिहेवियर है, जब तक वो करे ना। हम वॉक नहीं करेंगे तो कोई हमें स्टैचू समझ सकता है? विजुअल अपीयरेंस से सिर्फ हम स्टैचू, अब स्टैचू एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टैचू में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, स्टैचू कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। हर उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज होंगी, और दूसरा क्या होगा? बिहेवियर या फंक्शंस होंगे उसके। तो ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में, जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट वीक में, उसमें जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको दिखाई थी उसमें शो करके, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना के भी देखा था, फर्स्ट नेम दे के और लास्ट नेम दे के। एक एग्जांपल आपके सामने भी है, कौन्स के साथ लिख दिया कार। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है? कार। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है? जब असाइनमेंट की राइट साइड पे मैं दो करली ब्रैकेट्स लगा दूंगा, तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा अच्छा ये चीज ऑब्जेक्ट है। और उसमें हमने वैल्यूज पास करनी है एज ए की वैल्यू या प्रॉपर्टी नेम। नहीं नहीं नहीं, फंक्शन सिर्फ फंक्शन है। मतलब हम हर उस जो लॉजिक है ना, वो फंक्शन है इसमें। पर उसका सेंटेक्स अलग है ना। फंक्शन में कोई हम इस तरह कर रहे थे, कोई कॉन्स पास किया मैंने फंक्शन को, या कोई असाइनमेंट पास की। अभी क्या है कि एक वेरिएबल नेम क्या है? कार, जो आपको एग्जांपल शो हो रही है, उसको मैंने आइडेंटिफायर दिया कॉन्स्ट का, और असाइनमेंट का ऑपरेटर लगाया, और राइट साइड पे मैंने सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। तो मुझे पता है कि मैं एक कार के लिए ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कार एक ऑब्जेक्ट है, उसका कलर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है कार की। उसका ब्रांड नेम हो सकता है। अब कार की फंक्शनैलिटीज क्या है? वो चलती है, एक्सेलरेटर, गियर उसकी प्रॉपर्टी है, गियर को लगाना पड़ता है। अगर मैं कोई वेबसाइट वगैरह उस हिसाब से बना रहा हूँ, तो ये कार की प्रॉपर्टीज है।
तो यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज शो हो रही है वो ये है कि टाइप क्या है जी, Fiat की टाइप है, मॉडल उसका 500 है, और कार का कलर क्या है, वाइट। इस तरह आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ये है एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब मैंने कंसोल डॉट लॉग कार करूंगा ना मैं, तो मुझे इसी तरह शो होगा, टाइप इज इक्वल टू Fiat मॉडल। इसको साथ करते भी है ताकि प्रैक्टिस भी हो हमारी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने लगे हैं दोबारा से। तो मैं एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कार, लिखा मैंने, वेरिएबल नेम सेट किया, ये ब्रैकेट्स लगाई, तो ये इतना ही काम से ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अभी इसमें प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, इसमें मेथड्स होल्ड नहीं करते, तो मुझे वो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। मैं बताऊंगा टाइप कॉलन, टाइप इसकी क्या है जी, हम टोयोटा कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी मॉडल, मॉडल क्या है जी इसका, 2020 मॉडल की गाड़ी है। कलर क्या है जी, कलर है उसका जेट ब्लैक। 3 प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर ली है कार के ऑब्जेक्ट की। अब मैं इसे करवाता हूँ कंसोल, इसकी आउटपुट देखता हूँ इस कार में पड़ा क्या हुआ है। तो मैं ऊपर वाले कंसोल को, तीनों को कमेंट कर दूंगा ताकि मेरे आउटपुट में ये चीज़ें या मेरे टर्मिनल पे ये चीज़ें शो ना हो। तो मैंने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज लिखी, और सिंपल मैं कंसोल करवा रहा हूँ उस वेरिएबल नेम को, कार को, जो कि मुझे पता है ऑब्जेक्ट है। क्यों, कैसे पता है, करली ब्रैकेट से। मैं CLS करके क्लियर करूंगा अपने टर्मिनल को, और नोट test1 करके चलाऊंगा। उसके आउटपुट में देखते हैं क्या है। ये वही प्रीवियस रिजल्ट आ गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी फाइल को सेव नहीं किया। तो सेव करता हूँ, इसको दोबारा चलाता हूँ, तो ये देखें मुझे करली ब्रैकेट्स के साथ रिजल्ट आया है। करली ब्रैकेट्स भी हैं, टाइप उसमें टोयोटा है, मॉडल 2020 है, और कलर में क्या लिखा होगा जी, जेट ब्लैक। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस कार की टाइप चाहिए, मतलब कंसोल सिर्फ टाइप हो, मॉडल ना हो, कलर ना हो। किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को मैं चाह रहा हूँ कंसोल हो। या इसका दूसरा मतलब ये भी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मुझे सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए। लेट से आपने, हमने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मल्टीपल कार्स हैं। एक कार के मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, टोयोटा की कार भी है, फिएट की भी है, hyundai वालों की भी है, उसके बाद GM वालों की भी, डिफरेंट कारों की लिस्ट आपके पास मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, एक फिल्टर लगा हुआ है हमारी वेबसाइट के, कि मॉडल, मैं सिर्फ मॉडल लिखूं, और मॉडल के अगेंस्ट मुझे सारी कार्स पता चल जाए कि 2020 की OLX की वेबसाइट है जी, उसकी मिसाल लेते हैं। OLX की वेबसाइट में सिर्फ लिखूं मॉडल, एक फिल्टर ऐसा क्रिएट करूं, मॉडल के अगेंस्ट जितनी जितनी कंपनी की कारें एग्जिस्ट करती हैं ना, जो सेल होना चाह रही हैं, वो सारे की लिस्ट आ जाए मेरे पास। तो मैंने सिर्फ किसी एक चीज के अगेंस्ट फिल्टर लगाया है, मैंने सारी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट फिल्टर नहीं लगाया। तो इसका मतलब है मैं किसी एक प्रॉपर्टी को, एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मैं किसी एक प्रॉपर्टी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट का मतलब है मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। और मैं पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो अभी जो किसी सिंगल प्रॉपर्टी को या किसी सिंगल फंक्शन को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है ना, तो उसका सिंटैक्स जो होता है वो बताने लगा हूँ। मैं लिखूंगा कार, कार मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके बाद लिखूंगा डॉट। मैंने जैसे ही डॉट लिखा, मुझे ऑटो सजेशन में उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है, जो कि कलर है, मॉडल है, और टाइप है। मैं इसमें इनमें से एक, मतलब मुझे एक चीज चाहिए ना, तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट लिखूंगा। डॉट के बाद मुझे जावास्क्रिप्ट ऑटो सजेशंस भी दे रहा है। हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो देखें सजेशन में आ रही हैं, कलर भी आ रहा है, मॉडल भी आ रहा है, टाइप भी आ रहा है। अब मैं करता हूँ टाइप को सिर्फ कंसोल। मैंने अपनी फाइल को सेव किया,
अब ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। जब प्रीवियसली मैंने टर्मिनल में कंसोल करवाया था तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट शो हुआ था। अभी मैं कंसोल करवा रहा हूँ सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की टाइप को, तो मेरे पास सिर्फ टाइप आएगी। तो मैं दोबारा से चलाता हूँ इसको, ये देखें मुझे रिजल्ट में क्या आया, टोयोटा। तो सम केसेस में हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमें सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है, या हमें सिर्फ किसी एक मेथड को सिलेक्ट करना है। तो ये सेंटेक्स है डॉट के बाद ऑब्जेक्ट नेम, जो इसका इंग्लिश वर्जन है, ये सेंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। दूसरा तरीका पहले देख भी लेते हैं, मैं गलत ना बता दूं, ठीक है। सेम काम करने का एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैं लगाऊंगा ये राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स में मैं जैसे ही मैंने ये कॉलम्स लगाए, कोटेशन मार्क्स लगाई, तो मुझे ऑटो सजेशंस आ गए हैं। अब इसमें मैं इस बार लिखता हूँ मॉडल। सेम काम करने का दूसरा तरीका एक डॉट के साथ होता है, और एक ये राउंड ब्रैकेट्स लगा के, और कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने प्रॉपर्टी नेम पास करना होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मॉडल को कंसोल करवा रहा हूँ, मैंने सेव किया अपनी फाइल को, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया 2020, जो कि कार की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से हम एक फंक्शन, जो वो फंक्शन जो एक ऑब्जेक्ट का है, उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं, या उसको भी शो कर सकते हैं, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने फंक्शन नहीं बनाया, अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बना के देखी हैं। तो इसका फंक्शन बना के भी देखेंगे। तो गिव अवे क्या है जी, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये दो मेथड है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, या ऑब्जेक्ट नेम लिख के राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और कोटेशन मार्क्स के अंदर प्रॉपर्टी नेम लिखें। इन दो तरीकों से आप किसी सिंगल प्रॉपर्टी या सिंगल बिहेवियर या फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि हम पूरा कंसोल, पूरा एक ऑब्जेक्ट भी कंसोल करवा सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ये आ गया जी ऑब्जेक्ट हैव फंक्शंस। प्रॉपर्टीज देख ली और ऑब्जेक्ट की फंक्शंस भी हो सकते हैं। तरीका सेम है, जैसे हमने प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज वैल्यू पास की थी, इसी तरह फंक्शन को कोई नाम देते हैं। इस केस में क्या है जी, ऑब्जेक्ट का पर्सन बना हुआ है, फंक्शन ने क्या है, फुल नेम, कॉलन लगे, कॉलन के बाद अब फंक्शन का सेम सेंटेक्स है जो अभी हम सीख चुके हैं। सिर्फ एक चेंज इसमें ये करना है कि जब आपने ऑब्जेक्ट में फंक्शन लिखना है ना, तब आपने फंक्शन को नाम नहीं देना। हमने फंक्शन का बेसिक सेंटेक्स ये सीखा है, फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स। जबकि आप इस सेंटेक्स को देखेंगे तो इसमें फंक्शन का कोई नाम नहीं है। फंक्शन के कीवर्ड के बाद डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट्स आ गई हैं और करली ब्रैकेट्स आ गई हैं। ये फर्क है जब आप फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएंगे, और एक फंक्शन इट सेल्फ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सेंटेक्स आपने जेन में रखना है कि ऑब्जेक्ट के फंक्शन के केस में इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा। और इधर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ जी दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि दिस इट सेल्फ क्या होता है, क्या नहीं। एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सेम तरीका है जी, डॉट के साथ मेथड नेम लिखेंगे और साथ ब्रैकेट्स भी लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये फंक्शन है, वरना वो सिर्फ इसको प्रॉपर्टी नेम समझेगा जावास्क्रिप्ट। तो प्रॉपर्टी नेम के अगेंस्ट सिर्फ प्रॉपर्टी नाम, इसके मेथड को अगर एक्सेस करना है तो मेथड नेम और साथ राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है, तो वो फंक्शन एक्सेस हो जाएगा आपके पास। अब हम अपनी फाइल पे वापस चलते हैं। इसी कार के ऑब्जेक्ट में अब मैं फंक्शन बनाता हूँ। मुझे फंक्शन बनाना है जी कार की एक्सेलरेशन के रिलेटेड। ठीक है, हमें पता है जी कार मूव कर सकती है, तो मैं मूव के नाम का फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, और इनको क्लोज कर दूंगा। ये मेरा बेसिक सिंटैक्स कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस फंक्शन का लॉजिक बिल्ड करना है। तो फिलहाल मैं इस मूव में एक टेक्स्ट टेक्स्ट पास करूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं लिख देता हूँ जी कार इज मूविंग, या हम ना दिस के साथ चलते हैं।
ताकि आपको दिस का कंसेप्ट तंग ना करे। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, कार की प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो मैं इसको फंक्शन को नाम देता हूँ डिस्प्ले कार का। कार की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यूज को या उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करवाना है हमने, कि कार की प्रॉपर्टीज कितनी होल्ड करती हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या कर दिया, डिस्प्ले कार। अब मेरे फंक्शन का लॉजिक क्या है कि मुझे अपने कार में तीन प्रॉपर्टीज हैं, टाइप है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज है, मॉडल है और कलर है। मुझे इनको डिस्प्ले करवाना है या प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं लिखूंगा कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या करवाना है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जब आपने किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कीवर्ड यूज होता है दिस का। मुझे इसमें रिटर्न करवाना है इसका टाइप, इसका मॉडल, इसका कलर। मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि टाइप। ये देखें, मैंने सिर्फ टाइप लिख के जब एंटर करूंगा ना, तो दिस डॉट टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये एक सेंटेक्स है कि इनसाइड जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो अगर मैंने फंक्शन में इस्तेमाल करने हैं तो मैं उसके लिए दिस का कीवर्ड लिखूंगा, अगर मैंने टाइप को एक्सेस करना है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्लस। ये कंकैटिनेशन होती है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, इसको कंकैटिनेशन भी बोलते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ मॉडल। थोड़ा सा सर ना इस इसे। फंक्शन को आप दोबारा से समझा सकते हैं प्लीज? जी जी, ये जो अभी आप डिस्प्ले कार वाला फंक्शन समझा रहे हैं इसको थोड़ा रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। फंक्शन का मैंने नाम दिया है डिस्प्ले कार का। अब मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो कार को डिस्प्ले करेगा। कार को डिस्प्ले करने से मुराद है कि कार की प्रॉपर्टीज बताएगा मुझे, इस कार में क्या क्या होल्ड करता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टीज हमें पता है कि टाइप उसकी मैंने टोयोटा लिखी हुई है, मॉडल उसका 2020 है, कलर इसका है जी जेट ब्लैक। ठीक है। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैंने उसको पहले एक रेलिवेंट नाम दिया। रेलिवेंट नाम क्या था जी, डिस्प्ले कार, कि मैं कार को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेंटेक्स कंप्लीट किया, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लगाई और करली ब्रैकेट्स लगाई। अब मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ अपने डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं इस लाइन को दोबारा से रिमूव करता हूँ और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए, आपको ताकि समझ भी आए। मैं करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन के अंदर, और इसमें मैं कंटेंट पास करता हूँ कार, BRAND ब्रांड। ठीक है, कार का ब्रांड क्या है जी, कोमा लगा के मैं अब ब्रांड को एक्सेस करूंगा, मतलब मुझे टाइप चाहिए। तो मैंने टाइप लिखा है अभी, सिर्फ मुझे सजेशन भी आ गई इस प्रॉपर्टी की। मैं जब एंटर करूंगा ना, तो ये टाइप कन्वर्ट हो जाएगा दिस डॉट टाइप में। तो दिस डॉट ऑटोमेटिकली लिखा आ गया विजुअल स्टूडियो में। तो स्टोरी ये है कि एट्रीब्यूट को, किसी ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जब मैं उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन में एक्सेस करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट उनके नाम से एक्सेस नहीं कर सकता। एक दिस डॉट का कीवर्ड लगता है, ये सेंटेक्स है। अगर दिस डॉट मैंने नहीं भी लिखा तो मैंने सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट का नाम लिख के एंटर किया है ना, तो विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली दिस डॉट लगा दिया है। ये सेंटेक्स है सिंपल। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कॉपी, कंट्रोल G करता हूँ, कॉपी करता हूँ, 3 दफा मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं मोल्ड करूंगा अपने दूसरे कंसोल को। कार ब्रांड के बाद मैं लिखूंगा कार मॉडल। थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर रहा हूँ मैं सिर्फ। दिस डॉट टाइप के बाद मैं लिख दूंगा दिस डॉट मॉडल। और तीसरी चीज है मेरी जी कार कलर, इसको मैं कर दूंगा दिस डॉट कलर। जबकि हमने ये सीखा है कि अगर मैंने किसी चीज को वेरिएबल नाम दिया है
तो हम सिर्फ उसका वही नाम लिखते हैं। जैसे आउटसाइड द ऑब्जेक्ट मैंने कंसोल करवाया था, कार डॉट टाइप लिखा था, उस केस में नहीं हमने लिखा कि कार डॉट दिस डॉट टाइप। तो दिस सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के अंदर के लिए है। अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करना है ना उस चीज को, और एक्सेस किधर होगा, ये किसी फंक्शन में ही हो सकता है एक्सेस, अगर आपका लॉजिक उस तरह का है। मैंने क्योंकि लॉजिक बिल्ड किया है। हाँ, फिर तो वो डायरेक्ट नाम से होगा। अगर मैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट चाह रहा हूँ ना, देखिए इनसाइड द ऑब्जेक्ट मुझे क्यों चाह रहा है, मुझे क्यों ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। तो मैंने पहले लॉजिक बिल्ड किया है, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे कार के जितनी भी प्रॉपर्टीज है मुझे वो सारी मिल जाए। और थोड़ी सी मैंने ब्यूटीफाई कर दिया, उसमें टेक्स्ट डाल दिया कि कार ब्रांड, आगे वो ब्रांड नेम आ जाएगा, कार मॉडल क्या है जी, कार मॉडल इज इक्वल टू 2020 आ जाएगा, कार कलर जी जेट ब्लैक आ जाएगा। मैंने एक लॉजिक बिल्ड किया ना, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इनसाइड ऑब्जेक्ट और उस फंक्शन के अंदर मुझे एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। तो इसलिए वो दिस का एक कीवर्ड एडिशन हो रहा है कि दिस डॉट। थोड़ा सा अगर मैं इस दिस को और को समझाऊं, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बट होप्स वो आप एब्जॉर्व कर लेंगे। अभी के लिए देखें, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं। टाइप में क्या है, टोयोटा। मॉडल में क्या है, 2020। कलर में क्या है, जेट ब्लैक। अब आप कंसीडर करें एक ऐसा वेब पेज बिल्ड हुआ है जिसमें एक बंदा मैनुअल एंट्रीज कर रहा है, या OLX की एग्जांपल देते हैं। मैंने अगर अपनी कोई कार बेचनी है तो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड शो होती है ना, मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाती है, अच्छा जी आपके पास कार का ब्रांड क्या है, मैं लिखता हूँ मेरे पास फिएट की कार है। दूसरी टेक्स्ट फील्ड होगी, अच्छा जी आपका मॉडल क्या है। तीसरी टेक्स्ट फील्ड होगी जी वो कितनी किलोमीटर चली हुई है। चौथी टैक्स फील होगी वो रजिस्टर है। इस तरह एक मल्टीपल फॉर्म बना होगा मेरा एक प्रॉपर सेल करने के लिए। जितनी भी OLX ने रिक्वायरमेंट सेट की हैं वो मैं सारी दूंगा। उस देने के बाद क्या होगा, मेरा वो एड पब्लिश हो जाएगा उन प्रॉपर्टीज के साथ। अब स्टोरी ये होती है कि डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा आ रहा है यूजर से। हम जब कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे इस तरह हार्ड कोड चीजें नहीं करते। इस मैं वर्ड बोल रहा हूँ हार्ड कोर। हार्ड कोर का मतलब होता है आपने डायरेक्ट लिख दिया है, ये यूजर से डाटा नहीं जा रहा। तो अभी के लिए आपको दिस की समझ नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा जेनेरिक करें, इसको समझें कि टाइप के आगे एक एम्प्टी चीज है। टाइप के आगे मैं लिख दूं इस तरह वेरिएबल नेम। मैं इसको जरा रिमूव कर रहा हूँ आपकी अंडर, ये सिर्फ लॉजिक है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अब मैंने इस कोड को जेनेरिक कर दिया है। मैंने क्या किया, वैल्यू 1 में वैल्यू आ रही होगी, कहाँ से आएगी, यूजर इनपुट करेगा, और उस वैल्यू 1 में क्या होगा, टाइप की वैल्यू होगी। मतलब वो टोयोटा प्रेस कर दे, वो फिएट प्रेस करे, जो भी है। अब वैल्यू 1 भी एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में डाटा कहाँ से आ रहा होगा, यूजर से, जो यूजर इनपुट कर रहा है अपने कीपैड के थ्रू। अब ये कोड हो चुका है जेनेरिक, जबकि मेरा ऑब्जेक्ट सेम है कार का। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को दिस ये बताएगा कि इस किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ये इस कंसेप्ट को अभी हम नहीं छेड़ते, ये थोड़ा सा एडवांस है। जितना आपने ऑब्जर्व कर लिया उसको ही करें, आगे जाके ये चीज क्लियर होगी कि दिस का मेन रोल क्या है क्या नहीं। अभी के लिए यही समझें कि अगर एट्रीब्यूट्स को मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया है, मेरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस फंक्शन में एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, तो मुझे उसके लिए दिस डॉट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा एट्रीब्यूट के नाम से पहले। तो ये मैंने एक फंक्शन भी बना लिया जी ऑब्जेक्ट का, जो कि डिस्प्ले कार है। मैं सेव करता हूँ। अब हमने सिंटैक्स सीखा है जी, इसके बाद मैं जैसे ही डॉट करूंगा देखिए अब डिस्प्ले कार की भी ऑप्शन आनी शुरू हो गई है, एक फंक्शन की भी, जो कि पहले नहीं आ रही थी क्योंकि एक फंक्शन था ही नहीं। तो मैं इसको एंटर करूंगा और इसको फंक्शन बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स भी लगाऊंगा। और ये देखें जब ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट्स के ऊपर सजेशन में क्या आ रहा है, वॉइड। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो एम्प्टी फंक्शन है, जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैं कंट्रोल सेव करता हूँ अपनी फाइल को।
टर्मिनल को क्लियर करूंगा और इसको चलाऊंगा। तो ये देखेंगे, कार का ब्रांड क्या है जी, टोयोटा, मॉडल क्या है जी 20। ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो गया हमारे लिए काम। इस तरह से हम फंक्शंस बनाएंगे। ब्रैकेट्स लगानी जरूरी है। ब्रैकेट लगाने के बाद कॉमा किधर, ये ये सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन क्या करता है, एक लॉजिक को एंड करता है। एक सेकंड जरा मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है जी, वापस आते हैं। तो ये हमने इस तरह ऑब्जेक्ट में हमने प्रॉपर्टीज बना के भी देख ली हैं, फंक्शंस बना के भी देख लिया है। और फंक्शन के अंदर अगर हमने उन एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो वो भी हमने पार्ट देख लिया कि दिस डॉट का कीवर्ड यूज होता है। अपनी स्लाइड्स में वापस जाते हैं। ऑब्जेक्ट के फंक्शन भी आ गए। अब ये एग्जांपल्स आई थिंक वही है प्रीवियस लेक्चर वाली, के नंबर्स किस तरह के होते हैं, स्ट्रिंग किस तरह शो होती है, बूलियन में ट्रू फॉल्स एग्जिस्ट करता है। ये भी डाटा टाइप से है, एक ऑब्जेक्ट की टाइप है। ऑब्जेक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, तो आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग का ये थोड़ा सा इलेबोरेशन है जो मैंने आपको बताई भी है कि स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये सिंटैक्स है, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, मेथड से मुराद है स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट ने आपके लिए ऑटोमेटिक बना के दिए हुए हैं आपको। हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल फंक्शंस हैं बट मैंने यहाँ पे थोड़े से लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको बिल्ड इन बना के देता है। तो लेंथ के नाम से एक मेथड होता है। ये क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग की या टेक्स्ट की जितनी लेंथ होती है ना करेक्टर्स की, वो बता देता है कि इसमें कितने करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। स्लाइस का एक फंक्शन होता है, इसमें दो पैरामीटर जाते हैं, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट में मैं बता दूंगा, ये होता है स्लाइसिंग के लिए कि मैंने लिखा हुआ है ना कि दिस इज उमर शहजाद, और ये लेट्स सपोज बनते हैं 30 कैरेक्टर्स बनते हैं। तो मैं स्लाइस के बाद लिखूंगा स्टार्ट में 10, एंड में लिख देता हूँ 15। तो करेक्टर 10 से लेके 15 तक जो भी लिखा होगा ना वो मेरे पास आ जाएगा। मतलब सब सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहा हूँ मैं। ठीक में से दरमियान में से, और किस हिसाब से, करेक्टर के नंबर के हिसाब से। देखें, दिस इज उमर शहजाद की अगर टोटल लेंथ बनती है ना, लेंथ का मतलब है उसमें करेक्टर्स कितने हैं, और वाइट स्पेसिस को वो काउंट करता है। अगर 30 मेरे पास आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली मैं फिर नंबर के हिसाब, स्लाइस में आपने नंबरिंग ऐड करनी होती है कि इंडेक्स की लेंथ आपको पता चल गई 30, आपने उसको दे दिया कि जी नंबर 10 करेक्टर से लेके नंबर 15 करेक्टर तक मुझे जो भी टेक्स्ट उसमें है ना वो मुझे शो करवा दो। और एंड में जो आप वैल्यू पास करते हैं ना वो एक्सक्लूड होती है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगी। एंड में मैं अगर 15 लिखूंगा ना तो वो 10 से लेके 14 तक रिजल्ट आएगा, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है कि एंड नॉट इंक्लूड। नॉट इंक्लूड का मतलब है एंड की जो आप वैल्यू पास करेंगे ना वो नहीं होगी। आप 15 देंगे तो 14 तक आएगा, 20 देंगे तो 19 तक आएगा। एक फंक्शन होता है टू अपर केस, वो क्या करता है आपके पूरे टेक्स्ट को ऑल कैपिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। देखें, ये एक लॉजिक है कि हमें एक टेक्स्ट रिसीव हुआ, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, मुझे क्या करना है, उन सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल करवाना है। तो मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, लॉजिक बिल्ड बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं उसको गेट करूंगा, सारे डाटा को किस तरह से मुझे ऑल कैप्स करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर फंक्शन है।
तो जावास्क्रिप्ट ने आपको इसका बना बनाया फंक्शन दे दिया है टू अपर केस के नाम से। इसी तरह एक पैराग्राफ आता है मेरे पास, मुझे उन सारे करेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी बना बनाया फंक्शन पड़ा है। एक फंक्शन होता है कनकैट का। कनकैट क्या करती है, दो या दो से ज्यादा की स्ट्रिंग्स को ऐड कर देती है। मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, तो जितना कवर होगा उसकी हम प्रैक्टिस स्ट्रिंग के मेथड्स की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बाकी फिर जो लेक्चर होगा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कंकैटिनेशन क्या करती है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को एडिशन करेगी, जो अभी हमने करके देखा भी है। दूसरा तरीका क्या होता है कि प्लस का जो ऑपरेटर है वो भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। और ये वो फंक्शन है जो सिर्फ स्ट्रिंग पे लगेंगे, ये ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते, ये अरेज पे नहीं लगा सकते, ये सिर्फ स्ट्रिंग के रिलेटेड बिल्ड इन फंक्शन है जो आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह एक ट्रिम का फंक्शन होता है। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, आपके टेक्स्ट में लेफ्ट और राइट, मेन टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट जितनी स्पेसिस होती है ना उनको उड़ा उड़ा देता है, ट्रिम कर देता है। कनकैट इसकी पूरी एब्रीवेशन है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है जमा करना, चीजों को जोड़ देना। हाँ, जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया ना, ये देखें, कार ब्रांड, उसके बाद मैंने कॉमा यूज किया, मैं प्लस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्लस के लेफ्ट भी स्ट्रिंग है, राइट भी स्ट्रिंग है। तो प्लस के साथ भी वही रिजल्ट आएगा जो मेरे आउटपुट पे शो हो रहा है, कॉमे के साथ भी वही आएगा जो मेरे आउटपुट पे शो हो रहा है। मैं इसके लिए कनकैट का कीवर्ड भी लगा सकता हूँ, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे कमेंट पास करता हूँ, स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। फंक्शंस, तो मैं कुछ स्ट्रिंग जल्दी से बना भी लेता हूँ। मैं बनाता हूँ जी लेट स्ट्रिंग 1। इसमें मैं पास करता हूँ माई नेम इज। लेट स्ट्रिंग 2, इसमें मैं पास करता हूँ अपना नाम, उमर शहजाद। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो हमने पढ़ा है कि कनकैट का एक फंक्शन यूज होता है, और उसमें मैं स्ट्रिंग्स दे सकता हूँ कि स्ट्रिंग 1 कॉमा, ये देखें फंक्शन में क्या जा रहे होंगे पैरामीटर्स। हाँ, उसमें भी हो सकता है। उसमें फंक्शन क्या ऐड कर सकते हैं जी। एक सेकंड, दिस डॉट टाइप, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ जी, ये क्वेश्चन आया है जी कि कार जो हमने फंक्शन बनाया है ना, इसमें इसकी स्ट्रिंग्स में मुझे हमें अप्लाई करवा के दिखाएं मल्टीपल फंक्शंस। तो मैं एक लेंथ का फंक्शन आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉट लेंथ। तो ये क्या होगा, टाइप में क्या लिखा हुआ है जी, टोयोटा। टोयोटा में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे 6 रिटर्न करेगा। मॉडल के बाद भी मैं डॉट लेंथ करता हूँ, ये मैं रिमूव कर दूंगा अभी सिर्फ दिखाने के लिए। सेव करते हैं अपनी फाइल को। मैं दोबारा से चलाता हूँ इसको। एरर एरर किस वजह से आ रहा है जी, एरर किस चीज़ का जी, कंसोल डॉट लॉग कनकैटिनेट में कोई मसला आ रहा है, इसको मैं ज़रा अनकमेंट करता हूँ। इसको CLS करके क्लियर करेंगे, इसको चलाएंगे, ये देखें अब लेंथ आ रही है। मेरे टोयोटा की 6 लेंथ थी, कार मॉडल की 4 लेंथ थी। तो स्ट्रिंग के ऊपर ही आप लगा सकते हैं। तो कंट्रोल Z करके मैं वापस जाऊंगा अपनी चेंजिंग्स पे। ठीक है, और इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा ताकि मुझे डिस्प्ले कार की चीज़ें ना आए।
अच्छा, कनकैट में मैंने ना थोड़ी सी चेंजिंग सिंटेक्स आपके लिए गलत लिखा है। तो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना है ना, तो ये फंक्शन है किसका, एक स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग वन मेरा वेरिएबल है, उसके बाद मैं लिखूंगा ये डॉट, कनकैट करूंगा। कनकैट में मैं पास करूंगा दूसरी स्ट्रिंग जो मैं कनकैटिनेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो इसको सेव करवा के देखते हैं मेरा रिजल्ट किस तरह का है। ये देखें, माई नेम इज उमर शहजाद। अब मुझे इसके बाद स्पेस भी देनी है। ठीक है, तो मैं एक हाल ये है कि इस उम्र के बाद ऐसे स्पेस दे दूं, या इस इसके बाद ऐसे स्पेस दे दूं। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको दोबारा से चलाते हैं। अब ये देखें, माय नेम इज उमर शहजाद। तो ये फंक्शन किसका है, एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो मेरी स्ट्रिंग वन का वेरिएबल एक स्ट्रिंग है ना, तो उसके बाद मैं डॉट करके इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह से स्ट्रिंग वन की मुझे डॉट लेंथ मिल सकती है। ठीक है, कंट्रोल एस ट्रिम भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, माय नेम इज उमर से था, उसके बाद माय नेम इज की टोटल लेंथ थी 11। उसके बाद हमने अपर केस लोअर केस को देख लेते हैं। उमर शहजाद को मैं ऑल कैप्स करने लगा हूँ अभी के लिए, यू और एस कैपिटल है इसमें। तो कंसोल डॉट लॉग, ये मेरा स्ट्रिंग टू में है। स्ट्रिंग टू डॉट करूंगा, उसके बाद टू यू, टू अपर केस की सजेशन आ गई। ये एक फंक्शन है, तो मुझे इसकी ब्रैकेट्स भी पास करनी पड़ेंगी। कंट्रोल एस करूंगा, अपनी फाइल को दोबारा से चलाऊंगा, CLS कर लेते हैं। ये देखें, अब उमर शहजाद कंसोल हो रहा है, ऑल कैपिटल कर दिए हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन से मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इसी तरह आप लोअर केसेस भी कर सकते हैं सारे। और ट्रिम को देख लेते हैं। ट्रिम के लिए मैं एक तीसरी स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग थ्री के नाम से। ट्रिम क्या करता है, मेरा टेक्स्ट है ना, ग्रेजुएटेड फ्रॉम UMT, ये मेरा एक टेक्स्ट है। लेट्स से मैंने आपको बताया कि आपकी जितने डाटा है ना, जितना भी डाटा होगा वो हमेशा यूजर से आ रहा होता है। जब ये ऑब्वियसली एक प्रॉपर फॉर्म बनेंगे, फॉर्म में वैल्यूज जाएंगी, तो उनको सीखने से पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को समझना जरूरी होगा। स्ट्रिंग इट सेल्फ क्या है, अरे इट सेल्फ क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट इट सेल्फ क्या चीज़ है। जब ये हमारी बेसिक्स पक्की हो जाएंगी ना, तो वो भी आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। अच्छा, यूजर से डाटा कैसे लेना है। तो ऑब्वियसली जब डाटा यूजर से लेना है तो वो मिस्टेक भी कर सकता है, या वो जानबूझ के भी कुछ रैंडम चीजें भेज सकता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो हमने प्रॉपर चेक्स लगाए होते हैं। अब अज्यूम करें कि स्ट्रिंग थ्री में डाटा हमने यूजर से लेना है। यूजर क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट लिखने से पहले ना बहुत ज्यादा स्पेसिस ऐड कर देता है, जो मैं स्पेसिस इस केस में देता हूँ। और अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारा स्पेसिस ऐड कर देता है। ये समझे यूजर से डाटा आ रहा है। बट लॉजिकली मुझे इन स्पेसिस के साथ ये चीज नहीं रखवानी, तो मैं इस पर चेक लगवा दूंगा ट्रिम का। मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट एक बिल्ट इन फंक्शन देती है डॉट ट्रिम के नाम से। ट्रिम क्या करता है, टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट साइड पे जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनको रिमूव करके आपको रिफाइंड टेक्स्ट देगा। तो मैं कंसोल करवाऊंगा स्ट्रिंग थ्री को, सेव करता हूँ, और हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, मुझे स्पेसिस के साथ ही आया। राइट साइड वाली स्पेसिस आपको शो नहीं होंगी ऑब्वियसली, वो नहीं आपको नजर आएंगी। बट लेफ्ट साइड पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा ये ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद उठ के इधर आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये इसी तरह स्पेसिस के साथ वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, स्ट्रिंग थ्री के साथ क्या करूंगा, एक ट्रिम का फंक्शन है वो यूज कर लूंगा। अब सेव करते हैं, अब ट्रिम के साथ देखते हैं इसकी आउटपुट किस तरह की है। किधर गया, देखें। अब दोनों आउटपुट्स आपके सामने हैं। ये विदाउट ट्रिम थी,
स्पेसिस के साथ आई थी आपके साथ, और ये विद ट्रिम है। उसने इस टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट जितनी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी सारी उड़ा दी। तो हमने कोई भी एप्लीकेशन जब बिल्ड करनी है ना, तो एज ए यूजर भी सोचना है। जब भी हम चीज डेवलप करेंगे तो हमने इस तरह के टेस्ट कर दिया। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? जी सर, शेयर। बैकग्राउंड में आपको साउंड तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से? क्योंकि जरा शोर है। इरिटेटिंग तो नहीं है? क्या आ ही नहीं रहा? नहीं सर, माइनर सा है, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है, गुड है। तो कल की क्लास तक हमने स्ट्रिंग को डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली थी, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को एज ए एट्रीब्यूट्स और एज ए फंक्शन भी बना के देख लिया था, और हमने फंक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ स्ट्रिंग ही है। आपने जब भी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है ना, तो टेम्पलेट लिटरल के थ्रू भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स था वो मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इधर स्ट्रिंग की एक फाइल थी, ये देखें। स्ट्रिंग को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के साथ लिखते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट होता है, अगर आपने वो लिखना है, वो या डबल कोट्स में आएगा या सिंगल कोट्स में आएगा। अब इसकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज़ करते हैं ना, तो इसमें मल्टी लाइन का कंसेप्ट नहीं है। मल्टी लाइन का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा लाइन में आपका टेक्स्ट नहीं जा सकता। और एक इसमें इशू ये है कि अगर हमने कुछ दूसरा इशू इसमें ये होता है स्ट्रिंग्स में, कि लेट से अगर मैंने एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ मैं कि इट्स अ रेनी डे। मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ इट्स अ रेनी डे, तो इट्स में एक कोमा आ रहा है, सिंगल कोमा। जो इट इज का वर्ड होता है, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म उसको करके इट्स कर देते हैं। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर जब आप कोई इस तरह की चीज लिखेंगे ना, तो वो पजल हो जाता है। ये अली हमजा, आप बार बार डिजाइनिंग हो रही है आपकी तरफ से, तो जरा इंश्योर करें कि प्रॉब्लम ना हो। लाइंस क्रिएट हो जाती हैं स्क्रीन पे। मामू तेरी तेरी बैठ है ना, ठीक है, बंदे काम कर रहे हैं। तो जो इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो समटाइम्स इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डील नहीं करते। तो उसके लिए जो हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे वो होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। तो टेम्पलेट लिटरल्स को ये देखें आप, हल्के से टिल्ड साइन है। जैसे सिंगल कोट्स होता है ना, ये टिल्ड साइन है। ये आपको मिलेगा जो हमारे लैपटॉप के ऊपर नंबर 1 की होती है ना, उसके लेफ्ट साइड पे जो बटन होता है वो इस तरह मिलेगा। ये थोड़े से टेढ़े हैं अगर आप गौर करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल में ये देखें, एक टेक्स्ट के अंदर मैं रखवा रहा हूँ माय नेम इज जैक। अब जैक एक डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज है। अगर हम इसको टेम्पलेट लिटरल्स में इनक्लोज नहीं करते, इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स उसके लिए यूज करते हैं ना, तो एरर देगा हमें हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। तो अगर हमने इस तरह की चीज़ें को यूज़ करना है, या हमने मल्टी लाइन एक पैराग्राफ लिखना है, या लाइन ब्रेक करना चाहते हैं, मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखता हूँ माय नेम इज़ जैक, अब आगे मैं लिखना चाहता हूँ माय नेम इज़ उमर, उससे अगली लाइन पे, तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से वो काम नहीं होता। ये देखें, जैसे आगे वाली एग्जांपल आ गई है, माय नेम इज़, मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया उमर शहजाद। तो ये आपको एज इट इज़ नज़र आएगा आपके कंपाइलर के अंदर। जबकि अगर ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में होता, इसको आप टेक्स्ट में या अपनी कोडिंग में बेशक नेक्स्ट लाइन में लिख देते, बट जब हम इसे व्यू करेंगे ना अपने टेम्पलेट उसमें टर्मिनल पे, तो वो नेक्स्ट लाइन पे शो नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ करेंगे। एक चीज़ ये है कि टेम्पलेट लिटर्स हमें ये भी फंक्शनैलिटी देता है कि डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी है ना, अगर उन वैल्यूज़ को शो करवाना है हमने एज ए टेक्स्ट, तो वो भी हम टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू करते हैं। ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ये हमें वो काम नहीं करने देता। जैसे ये एग्जांपल देखें, फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है उमर, लास्ट नेम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है शहजाद। अब एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया फुल नेम के नाम से, उसमें मैंने टेक्स्ट पास किया माय नेम इज़। उसके बाद ये सेंटेक्स है, मैं फर्स्ट नेम के टेक्स्ट को, जो फर्स्ट नेम के अंदर उमर पड़ा है, उसको शो करवाना चाहता हूँ टेम्पलेट लिटर्स में। तो ये उसका सिंटैक्स है, डॉलर का साइन, उसके बाद करली ब्रेसिस, फिर मैं अपना वेरिएबल नेम लिखूंगा और करली ब्रेसिस को इनक्लोज करूंगा। तो इस सिंटैक्स की जगह उमर लिखा आ जाएगा।
इसी तरह डॉलर का साइन, करली ब्रैकेट्स ओपन, लास्ट नेम हमारा वेरिएबल नेम और करली ब्रैकेट्स ओपन, तो ये इसमें शहजाद आ जाएगा। तो वेरिएबल्स को हम इस तरह उसके जो डाटा को, वेरिएबल में जो कुछ भी पड़ा है, इसमें कुछ नंबर भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हम टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ये काम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में नहीं हो सकता है। ये भी स्ट्रिंग ही है कि आपने एक स्ट्रिंग को शो करवाना है, बट इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको ये देता है और डबल कोट्स और सिंगल कोट्स नहीं देती। उसके बाद बात करते हैं अरेज की। अब अरेज एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर हम हर उस चीज को कहते हैं सर कि ये ना साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी ना करके दिखाते जाए सर। चले हम टेम्पलेट लिटरल्स को पहले डिस्कस करते हैं, फिर अरेज सर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। मैं एक कमेंट पास करूंगा। टेम्पलेट लिटरल्स का तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आइडेंटिफायर दूंगा। मैंने लिखा लेट। अब इसका नाम रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या ओपन हो गया? लेट एक वेरिएबल नेम देते हैं, मैं कहता हूँ जी माय नेम। वेरिएबल का नाम रखा है मैंने माय नेम, और इसमें मैं पास करता हूँ उमर शहजाद, या इसमें पास करते हैं जी माय नेम इज़ उमर शहजाद। मैंने एक वेरिएबल बनाया माय नेम के नाम से, उसमें एक मैंने शो करवा दिया, टेक्स्ट शो कर दिया। इसको कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग माय नेम। मैं देख लूँ कि पहले से जो जितने कंसोल हैं मैं उन सबको कमेंट कर दूंगा, ताकि हमें वही चीज़ शो हो जो हमारे काम किया। ठीक है, ये सर भी ज्वाइन कर रहे हैं। नोड फाइल का नेम दूंगा test1.js। सॉरी मैंने सेव नहीं किया, तो सेव करना पड़ेगा। इसने वो प्रीवियस जो कंसोल था, तो ये आ गया जी, हमें शो हो गया माय नेम इज़ उमर शहजाद। अब मैं ना इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ ऐसे करके। एक तो ये इसने मुझे दे दिया एरर। मैंने जैसे ही लाइन ब्रेक की, मुझे डबल कोटेशन मार्क्स में एरर आ गया। इसको सिंगल कोट्स में भी मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अभी हम स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं और उसके मैं कुछ एरर्स आपको बता रहा हूँ। मैंने सिंगल कोट्स में जब इसको किया तो स्टिल हमें सेम आउटपुट शो हो रही है, माय नेम इज़ उमर शहजाद। इसको भी मैं लाइन ब्रेक करके देखता हूँ, तो ये देखें जावास्क्रिप्ट हमको एरर दे रहा है, क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के साथ। तो अब मैं टेम्पलेट लिटरल बनाता हूँ। ये थोड़ा सा देखें, टिल्डे का साइन है, थोड़ा सा टेढ़ा है। सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। स्टिल उमर शहजाद शो हो रहा है हमें, वो टेक्स्ट हमारा अभी भी शो हो रहा है जी, माय नेम इज़ उमर शहजाद। अब मैं इस टेम्पलेट लिटरल में लाइन ब्रेक करता हूँ, तो ये देखें अब मुझे एरर नहीं आया। अब ये इसी तरह शो होगा, माय नेम इज़ एक लाइन में और उमर शहजाद दूसरी लाइन में। सेव करते हैं। सॉरी, चलाते हैं अपनी फाइल को। तो लें जी हमारी आउटपुट, माय नेम इज़ एक लाइन में है और उमर शहजाद दूसरी लाइन में है। तो ये हमें दूसरा, अभी मैं लिटरल्स को ख़त्म करता हूँ और सिंगल कोटेशन मार्क्स में मैं आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं माय नेम इज़ को ना इन डबल कोटेशन मार्क्स में शो करवाऊँ। सेव करते हैं। तो ये भी हमें शो हो गया जी। अगेन इसको हम टेम्पलेट लिटरल में इनक्लोज करेंगे। अब मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक FIRST फर्स्ट नेम का,
और उसमें मैं रखवाता हूँ उम्र। इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट नेम का, और इसमें मैं रखवाता हूँ शहजाद। अब मैं इस उमर शहजाद, जब मैंने पहले टेक्स्ट हार्ड कोड किया था, अब मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस करूंगा, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को, जो कि टेम्पलेट लिटरल्स मुझे अलाउ करता है। उसके लिए सिंटैक्स होता है $, इस तरह ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। इसमें मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, इसी तरह डॉलर का साइन। लास्ट नेम को एक्सेस करना है तो इसमें मैं वेरिएबल नेम लिख दूंगा लास्ट नेम। सेव करते हैं अपनी फाइल को और मैं रन करूंगा तो ये देखें जी, मुझे आउटपुट आ रही है माय नेम इज़ उमर शहजाद। इस बार उमर शहजाद कहाँ से आ रहा है? किसी वेरिएबल नेम में। हम किसी नंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ वैल्यू में 10। अब इसमें मैं इस 10 को भी एक्सेस करता हूँ, सेम सिंटैक्स है। ये वैल्यू मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने पहले से वैल्यू कोई ना कोई वेरिएबल नेम यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा वैल्यू-1, वैल्यू_1। अब ये वेरिएबल नेम बन चुका है। वैल्यू_1 को लिखा, फाइल को सेव किया और हमने रन किया फाइल को। देखिए माय नेम इज़ उमर शहजाद 10। तो टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को। अब अरेज की बात करते हैं। अरेज मैंने आपको बताया है कि एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डाटा स्ट्रक्चर एक टेक्निक है चीज़ों को मैनेज करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए या स्टोरेज देने के लिए, चीज़ों को एफिशिएंटली प्लेस करने के लिए जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी एक कबर्ड है, उसमें मल्टीपल रैक्स बने हुए हैं, तो हम मैनेज करते हैं चीज़ों को। हम अपने कपड़ों को एक अच्छे तरीके से तय लगाते हैं और हम डिफाइन कर देते हैं अपने तौर पे कि मेरा जो रैक नंबर 1 है उसमें मैं अपनी पैंट्स रखूंगा, मैं अपने दूसरे रैक्स में अपनी शर्ट्स को असेंबल करूंगा। तो हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखते हैं, उनको असेंबल करते हैं। तो ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह कोडिंग में डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अरे है। अरे का डाटा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ये एक ट्रेन की तरह होता है। जैसे हमारी ट्रेन होती है ना, मल्टीपल बॉक्सेस हैं और वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है, जिसके डब्बे या जिसके बॉक्सेस आपस में अटैच होते हैं और उन बॉक्सेस में हम चीज़ें रखवा सकते हैं। चीज़ें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए चीज़ें हमारा डाटा है। वो डाटा स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, वो टीचर्स का डाटा हो सकता है, टीचर्स के रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट हैं, या हम अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी रखवा सकते हैं। तो अरे एक सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो डब्बे हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं। तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मेरे अरे के पहले डब्बे में क्या पड़ा है, मेरे अरे के दूसरे डब्बे में क्या पड़ा है, मेरे अरे के तीसरे डब्बे में क्या पड़ा है, मेरी अरे के चौथे डब्बे में क्या पड़ा है। तो ये एक ट्रेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है अरेज का। अब इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। सेम जो हम काम अभी तक करते आए हैं कि हमें एक आइडेंटिफायर देना पड़ता है, कॉन्स्ट का, लेट का या वार का। उसके बाद हम वेरिएबल नेम सेट करते हैं जिससे हम उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरे नेम, तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देंगे अपनी अरे को। मैं अगर स्टूडेंट्स के लिए अरे बना रहा हूँ तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ स्टूडेंट अरे का। मैं टीचर्स के लिए अरे बना रहा हूँ तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ टीचर्स की अरे है। तो इस तरह से अरेज आप मीनिंगफुल नेम उसको देंगे। अब अरेज का डाटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा ये अरे है? तो असाइनमेंट के बाद जब हम राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये अरे बन जाएगी। अभी तक इसमें हमने डाटा नहीं रखा होगा तो ये एक एम्प्टी अरे रहेगी, ऐसी अरे जिसमें कुछ डाटा नहीं है। तो अरेज में डाटा किस तरह रखवाते हैं? ये एग्जांपल है जी, item 1 डैश item 2। तो आइटम्स क्या है? ये हमारा डाटा है। ये एक डाटा भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, अरे
हम एक ऑब्जेक्ट्स की अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। इस आइटम की जगह एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड पड़े होंगे। इस अरे के अंदर हम कोई वैल्यू डायरेक्ट रखवा सकते हैं, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। हम किसी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स रखवा सकते हैं। हम स्टूडेंट्स के नेम्स को रखवा सकते हैं अगर सिंगल एंटिटी की बात करते हैं। बट हम दूसरे स्ट्रक्चर्स भी रखवा सकते हैं, हम वेरिएबल्स को भी रखवा सकते हैं, क्योंकि हमने डाटा हमेशा यूज़र से लेना होता है। तो यूज़र से जो डाटा आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में सेट हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं लिखते, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं चीज़ों को कि किस तरह से अरेज क्रिएट होती हैं। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। तो ये एक एग्जांपल है कार्स की। मैंने एक अरे बनाई जिसको नाम दिया कार्स का। आपने राउंड ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज किया, उसके अंदर मैंने डाटा रखवाना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसमें 4 आइटम्स रखवा सकते हैं, 5 6। आप अनलिमिटेड अप टू n लेंथ तक अरेज के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी तक के लिए मेरी सिर्फ इसमें 3 आइटम्स हैं, होंडा है, वोल्वो है और किया है। अब हमने बात की थी कि ये एक ट्रेन की तरह स्ट्रक्चर है, मैं देख सकता हूँ मेरे पहले डब्बे में क्या पड़ा हुआ है। तो मेरा पहला डब्बा मेरे लिए अभी तक है होंडा। दूसरा डब्बा मेरे लिए है वोल्वो, आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 3 में मेरे बॉक्स में या मेरे डब्बे में क्या पड़ा हुआ है, किया। किया की वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ होंडा को एक्सेस करूँ, या मैं सिर्फ वोल्वो को एक्सेस करूं, या मैं सिर्फ किया को एक्सेस करूं। तो अभी तक के लिए मैं आपको उनको डब्बों का नाम बता रहा हूँ कि एक बॉक्स है या डब्बा है। अब मैं इसको टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा जो एक्चुअल यूज होती है। हम कहते हैं इंडेक्स। हम उस डब्बे को एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स के थ्रू। उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो इंडेक्स की होती है। और इंडेक्स में पड़े होती हैं वैल्यूज, मतलब 0 1। जो सबसे पहला डब्बा होगा ना आपकी अरे का या बॉक्स होगा, वो इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा होता है। मतलब उसको अगर एक्सेस एक्सेस करना है मैंने, तो मैं 0 पास करूंगा। जैसे ये एग्जांपल भी है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया कार का, उसमें उसको असाइन कर दिया कार्स। उसमें मैं एक्सेस कर रहा हूँ कार्स के 0 डब्बे को। इस तरह मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, 0 पुश करूंगा तो मुझे होंडा मिल जाएगा। मैं 1 प्रेस करूंगा तो मुझे वोल्वो मिल जाएगा। मैं 2 प्रेस करूंगा तो मुझे किया मिल जाएगा। और अरेज के इसी तरह मेथड्स भी होते हैं। जिस तरह हम स्ट्रिंग को डॉट लेंथ करके स्ट्रिंग डॉट लेंथ करते हैं तो हमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का लेंथ मिल जाती है। तो अगर मैं अरे का जो भी मैंने वेरिएबल नाम सेट किया होगा डॉट लेंथ करूंगा तो मुझे वो बता देगा इसमें आइटम्स कितनी है। तो मुझे, मैं प्रीवियस एग्जांपल के लिहाज से मुझे 3 रिटर्न होगा। हम सॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी अरे को। अगर सॉर्ट से मुराद ये है कि मेरी अरे में रैंडम नंबर पड़े हुए हैं 0 से लेके 9 तक। सबसे पहले डब्बे में पड़ा हुआ है 9, दूसरे डब्बे में पड़ा हुआ है 5, तीसरे डब्बे में पड़ा हुआ है 1, चौथे डब्बे में पड़ा हुआ है 4। अब ये रैंडम है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस अरे को सॉर्ट कर दूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। 9 से 0 तक वो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशंस को चेंज कर देगा जो कि पहले रैंडम थी। तो ये असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। जब अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, या आपकी अगर ऐसी अरे है कि जिसमें स्ट्रिंग होल्ड करती है, यूजर्स के नेम्स हैं, तो वो देखेगा पहला कैपिटल लेटर क्या है। जैसे उमर शहजाद है, यू है, तो वो उसकी प्लेसमेंट यू के हिसाब से कर देगा। तो इस तरह से जो भी डाटा स्ट्रक्चर है वो सॉर्ट भी हो सकता है अरेज के अंदर, अगर वो डिफरेंट, उसकी एंट्रीज डिफरेंट तरीके से आई हुई हैं। और एक मेथड अरे का होता है पॉप का। अगर मैं अरे का वेरिएबल नेम डॉट पॉप का फंक्शन कॉल करता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, जो आपका सबसे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी ना, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू का मतलब है कि आपका आखिरी डब्बा, आपकी अरे का आखिरी डब्बा, वो उसको डिलीट कर देगा आपकी अरे में से। मतलब आप अरेज में से डाटा निकाल सकते हैं उसके आखिरी डब्बे के लिहाज से। और एक थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दूं, ये जैसे होंडा है ना, होंडा को समझिए कि ये फेस है अरे का, इसको हम बोलते हैं हेड। जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि अरे का जो फेस एंट्री पॉइंट होता है उसको हेड बोलते हैं। अब जब दूसरी आइटम इसमें क्या पड़ी हुई है, वोल्वो। तीसरी आइटम क्या पड़ी हुई है, किया। अगर मैं चौथी आइटम ऐड करूंगा वो किया के बाद आएगी। तो अरे की लेफ्ट साइड पे अरे का हेड होता है, अरे की लास्ट साइड पे उसकी टेल होती है। तो मैं जब अगर कर देता हूँ ना कार्स डॉट पॉप,
तो इसमें से किया निकल जाएगा, मेरे पास अरे में रह जाएगा होंडा और वोल्वो। पॉप ये करता है कि लास्ट आइटम को निकाल देता है। इसी तरह पुश, पॉप निकालता है, पुश वैल्यू रखवाता है, और ये एक न्यू अरे क्रिएट कर देता है। इसी की एग्जांपल लेते हैं जो आपको अभी शो हो रही है, होंडा वोल्वो कियो। मैं इसमें रखवाना चाहता हूँ फीएट, तो मैं क्या करूँगा, कार्स डॉट पुश, और पुश में फीएट अपनी वैल्यू लिख दूंगा। तो जब मैं दोबारा कार्स को कंसोल करूंगा तो मुझे रिटर्न होगा होंडा वोल्वो किया और फीएट। तो ये उसके कुछ बिल्ड इन मेथड थे जो जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है। तो अब हम अरेज को भी देखते हैं, अरेज की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं इसके लिए बनाता हूँ, लेट करता हूँ, नम अरे लिखता हूँ। मैं एक अरे बनाने जा रहा हूँ नंबर्स की। तो ये मेरा अरे का सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज की तो मेरी अरे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें वैल्यूज रखवाऊंगा। मैं इसमें रखवाता हूँ 1583590। अब इसमें आइटम्स कितनी हैं हम मैनुअली गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं इसमें। तो इस अरे की लेंथ क्या होनी चाहिए, 6। इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल करवाता हूँ। अब मैं नम अरे को मैं ऊपर वाला कंसोल कमेंट कर दूंगा ताकि हमें सिर्फ वही शो हो जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेव करते हैं, क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को, अपनी फाइल को चलाते हैं। तो ये देखें मेरे पास अरे रिटर्न हो गया 158350 की। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पहले डब्बे में या पहले इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है सिर्फ वही रिटर्न करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग में जहाँ मैंने अपनी पूरी अरे को कॉल किया उसके साथ इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसमें लिख दूंगा 0। अरे की का इंडेक्स शुरू होता है 0 से। मैं सेव करता हूँ अपनी फाइल को। अब मुझे सिर्फ 1 रिटर्न होगा जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसका इंडेक्स नंबर 1 करता हूँ। इंडेक्स नंबर 1 का मतलब है अरे का डब्बा नंबर 2, उसमें क्या पड़ा हुआ है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और उसको चलाता हूँ, मुझे 5 रिटर्न हो गया। इसी तरह से अगर मैं इंडेक्स 2 पास करता हूँ इसको तो मुझे 8 रिटर्न होगा। फाइल को सेव करते हैं और इसको चलाते हैं तो मुझे 8 रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह हम किसी स्पेसिफिक बॉक्स को या उस डब्बे को इंडेक्स के थ्रू दे सकते हैं कि मेरी उस पोजीशन पे, अरे की पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है। और आपने हमेशा याद रखना है कि अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। इसी तरह नम की एक अरे बनाई है, एक अरे हम टेक्स्ट टाइप की बना लेते हैं। उसमें हम टेक्स्ट रखवा के देखेंगे। टेक्स्ट अरे नाम देता हूँ, ये मेरा अरे का सिंटेक्स कंप्लीट हुआ। इसमें मैं मल्टीपल नाम रखवाता हूँ, अली लिख देता हूँ, हिना लिख देता हूँ, राबिया लिख देता हूँ, अहमद लिख देता हूँ। अब ये मैंने एक अरे बनाई है जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स है 4। अब टेक्स्ट अरे को, पूरी अरे को मैं रिटर्न करवाता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ और टर्मिनल पे देखते हैं इसकी आउटपुट। तो मुझे पूरी अरे टेक्स्ट की फॉर्म में भी मिल गई। तो मैं अरे में कुछ भी रखवा सकता हूँ। मैं इस अरे में इस टेक्स्ट के बाद कोई नंबर भी रखवा सकता हूँ, ऐसे 8 10 0। फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखें जी, अरे में कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कुछ नंबर पड़े हुए हैं। इवन के मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रखवा सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रेसेस यूज होती हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसको चला के देखता हूँ ये चलती भी है कि नहीं, वरना प्रॉपर हम एक जो यहाँ प्रीवियस से हमारा जो पहले, बल्कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मैं उसी को यहाँ पे मेंशन करता हूँ। हमने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कार के नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है जी। मैं यहाँ कार लिखता हूँ, मुझे एरर तो कोई नहीं देता, अभी तक तो नहीं दिया। इसको चला के देखते हैं। तो ये लें जी, अब मेरे पास अरे रिटर्न हुई है अहमद, हिना, राबिया, अहमद 890, और उसके बाद एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। तो हम अरे में ऑब्जेक्ट भी रखवा सकते हैं। तो जो एक सीक्वेंस होता है अरे को क्रिएट करने का, हम उसमें अ, एक
कह लें कि किसी सेम स्ट्रक्चर की अरे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको नम अरे क्रिएट करके दिखाई है, उसमें सिर्फ नंबर्स हैं। मैं ऐसी अरे बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होंगे। हम इस तरह रैंडम अरेज नहीं बनाते कि उसमें टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है, नंबर भी पड़ा हुआ है, उसमें ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं। तो अभी तक के लिए मैं इसको टेक्स्ट ही रहने दूंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करके दिखाया कि अरे में हम कुछ भी रखवा सकते हैं, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या जितनी अभी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। अगेन इसको फाइल को सेव करके अपनी कंसोल में आउटपुट चेक करेंगे तो हमें सिर्फ अली, हिना, राबिया या अहमद शो हो रहा है। तो अब हम मेथड्स की बात करते हैं। तो इस बार मैं दो कंसोल करवाता हूँ। हम अपनी नम अरे को भी कंसोल करवाते हैं और टेक्स्ट अरे को भी कंसोल करवाते हैं। डॉट लेंथ का मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ दोनों पे। सेव करता हूँ। ये एरर आ रहा है जी, अरे अरे दो मरतबा टाइप हुआ है इसलिए एरर है। तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने कोड को, फाइल को सेव करता हूँ। देखें जी, नम की अरे का साइज मेरा 6 था, टेक्स्ट की अरे का साइज मेरा 4 है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ डाटा पुश करते हैं। मैं नम में 9 पुश करवाता हूँ, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा डॉट। अब मैंने डॉट लिखा है ना, तो डॉट लिखने से मैंने आपको सिर्फ 4 मेथड्स डिस्कस किए हैं इसमें पावर पॉइंट के अंदर। तो मैंने जैसे ही एक अरे के आगे डॉट लिखा है तो जितने भी उसके मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब की सजेशंस मुझे आ रही है, जो भी जावास्क्रिप्ट ने पढ़ाए हैं। तो मैंने अभी यूज करना है पुश का, मैं डाटा पुश करना चाहता हूँ। मैं इसमें 9 लिखूंगा। अब 9 किधर जाएगा? सॉरी, इसको जरा निकालते हैं बाहर ऐसे। और इसको सिर्फ हम अरे को कंसोल करवाते हैं कि 9 पुश होने के बाद अभी तक नम की अरे में पड़ा हुआ है 158350। अब 9 0 के बाद चला जाएगा। मैंने ये लाइन लिखी, अरे का कॉल किया, डॉट पुश करके उसमें वैल्यू पास की 9। उसके बाद मैंने नंबर की अरे को कॉल करवा लिया। हम दूसरे कंसोल को कमेंट कर देते हैं, तो देखते हैं मुझे अरे 9 के साथ रिटर्न होती है या नहीं। तो ये देखें जी, 9 के साथ मुझे अरे रिटर्न होगी। ये 9 सबसे एंड पे गया, और एंड को मैंने कहा कि जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो टेल होती है, और जो लेफ्ट साइड पे अरे क्या मतलब स्टार्टिंग होती है उसको हम हेड बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं 9 को निकाल भी सकता हूँ। मैं इस पुश करने के बाद मैं लिखता हूँ नम अरे डॉट पॉप। पॉप पॉप क्या करता है, टेल में जो पड़ा होता है ना, जो सबसे आखिरी डब्बे में जो भी वैल्यू होती है उसको निकाल देगा। तो इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, अरे में 9 रखवा रहा हूँ। इस लाइन में मैं अरे में से 9 निकाल रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर पॉप लिख देता हूँ। सॉरी, पॉप लिखना है यहाँ पे। तो ये पॉप क्या करेगा, 9 को निकालेगा, 9 के बाद 0 बचेगा, ये पॉप 0 को निकालेगा, हमारे पास अरे कंसोल में आएगी 15835। तो इस चीज़ को चेक करते हैं। लें जी, 15835। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स को, बिल्ट इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं जो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के अवेलेबल होते हैं। एक सॉर्ट को भी देख लेते हैं जी, सॉर्ट भी रहता है, तो इसी को सॉर्ट करता हूँ। अभी ये हमारे पास रिटर्न हुआ है 15835। तो मैं इस नम के बाद लिखता हूँ डॉट सॉर्ट, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। सेव करता हूँ और फाइल को रिटर्न करवाते हैं। तो ये देखें जी, मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न हो गया 13558। तो एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड से मैं, मेरी अरे में अगर 1000 डाटा भी एग्जिस्ट करता है या 1000 आइटम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी कमांड से उसको सॉर्ट कर लूँगा अगर वो सॉर्ट नहीं है। उसके बाद है जी फॉर ईच। फॉर ईच भी एक मेथड होता है जो अरेज के ऊपर अप्लाई करते हैं हम।
जैसे मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। मैंने जैसे ही डॉट प्रेस किया तो ये फॉर ईच पड़ा हुआ है। ऐसे करके फॉर ईच का भी हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर ईच होता क्या, उसको डिस्कस करते हैं। अब फॉर ईच का जो मेथड होता है ना, ये समझ लें एक काइंड ऑफ आइटरेटर होता है। आइटरेटर का मतलब है ये है कि बारी बारी अरे की आइटम्स को चलाना, या ये एक ऐसा फंक्शन है जो बारी बारी अरे के अंदर जो आइटम्स पड़ी है ना, 0 इंडेक्स में जो पड़ा है, 1 इंडेक्स में जो पड़ा है, उनको बारी बारी विजिट करेगा। अब विजिट करने के बाद आप उसमें कुछ भी करवा सकते हैं। हम उस, अगर मेरे पास नंबर है, जैसे ये 15835 नंबर है, तो मैं फॉर ईच के थ्रू इसमें ट्रेवर्स करूंगा बारी बारी। पहले मैं 1 के पास जाऊंगा, फिर 5 के पास जाऊंगा, फिर 8, फिर 3, फिर 5, फिर 0। तो मैं जब 1 के पास गया ना, तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख सकता हूँ। समझ लें कि मेरे पास क्वेरी आ गई है कि मेरे पास जो अरे ये पड़ी है ना, नम अरे की, इन सब वैल्यूज में एक को ऐड कर दो, 1 की एडिशन कर दो। एक तरीका तो ये है कि मैं बारी बारी इनको एक्सेस करूं, किसी तरीके से 1 को एक्सेस करूं, उसमें +1 करूं और दोबारा वैल्यू उसी में रखवा दूं। इसी तरह जब मैं 5 को एक्सेस करूं, उसमें +1 करूं, उसी में रखवा दूं। जबकि फॉर ईच हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं ट्रैवर्स कर सकता हूं अपनी अरे में आइटम वाइज। तो जैसे ही मैं फॉर ईच के जरिए 1 के पास पहुंचता हूं, तो मैं अपना कोड इस तरह से लिखूंगा कि उसमें +1 कर दो। मतलब लाइन ऑफ कोड्स बहुत कम हो जाएंगी। या मुझे इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना है, या मुझे कुछ ऐड करवाना है, क्योंकि ये ट्रैवर्स कर रहा है आइटम वाइज। तो जब मैं किसी आइटम पे पहुंच सकता हूं, तो मैं उसमें कुछ चेंज भी कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ एडिशन भी कर सकता हूँ। तो फॉर ईच इस तरह के मामलात में हेल्पफुल होता है। या फॉर ईच के थ्रू हम पूरी अरे को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवर्स करता है। तो फॉर ईच को समझते हैं। फॉर ईच आइटरेटर ऑन ईच आइटम ऑफ अरे रिटर्न वैल्यू इंडेक्स एंड अरे। अब ये फॉर ईच रिटर्न क्या करता है? फॉर ईच आपको इंडेक्स भी रिटर्न करता है, फॉर ईच आपको वो वैल्यूज भी रिटर्न करता है, और फॉर ईच आपको इटसेल्फ पूरी अरे भी रिटर्न करता है। अब इसके सिंटैक्स को समझते हैं। ये लिखा हुआ है जी, लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये एक अरे का मेथड है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्योंकि फंक्शन है, उसमें एक वेरिएबल जा रहा है माई फंक के नाम का। अब माई फंक क्या है, ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। ये कोड इसके अंदर ही लिखा होता है माई फंक की जगह पर, मैंने उसको अलग फंक्शन में बना दिया उसको कोड की रीडेबिलिटी के लिए, ताकि आपको समझ आए। दोबारा से, नंबर्स में पड़ा हुआ है, नंबर्स डॉट फॉर ईच किया, और उसमें माई फंक्शन एक वेरिएबल पड़ा हुआ है। और ये एक वेरिएबल नहीं, ये इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का कोड क्या है जी, फंक्शन का कीवर्ड आया, माई फंक्शन आया, और इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, 3। क्योंकि हमने डिस्कस किया फॉर ईच 3 चीजें रिटर्न करता है, वैल्यू अरे की, आइटम वाइज, मतलब जब वो आइटरेटर करता है वो इंडेक्स भी रिटर्न कर देता है और पूरी अरे को भी रिटर्न करता है। तो मैंने पैरामीटर्स के नाम भी वही रखे हैं, वैल्यूज, इंडेक्स और अरे। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल डॉट लॉग करवा दो मुझे वैल्यूज और इंडेक्स, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 1 2 3 4 5, और उसके बाद इंडेक्स रिटर्न कर देगा 0 1 2 3 4। अब इसी कोड को हम मोल्ड करके देखते हैं अपनी प्रैक्टिस पे। तो इसी नम की अरे की मैं प्रैक्टिस करूंगा। अभी नम की अरे में क्या पड़ा हुआ है जी, 1 3 5 5 8, जो कि पॉप और पुश से हो चुकी थी। इसको मैं कर देता हूँ पुश और पॉप को कमेंट। तो मेरी अरे किस तरह की होगी, 1 5 8 3 5 0। मैं क्या करता हूँ, नम अरे डॉट किया, तो मेरे पास आ गया फॉर ईच का। फॉर ईच एक फंक्शन है, इसमें मैं एक वैल्यू लिखूंगा, माई फंक की लिख लेते हैं। माई फंक पहले से लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ आइटरेटर। आइटरेटर लिख दिया। अब आइटरेटर क्या है, ये एक फंक्शन है। अभी तक मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं लिखूंगा फंक्शन, जो फंक्शन का सिंटैक्स होता है। आइटरेटर लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज की और इस तरह करली ब्रैकेट्स ब्रोक की, तो ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया जो अभी तक एम्प्टी है। तो हमने ये सीखा है कि एक फॉर ईच रिटर्न क्या करता है, वो इंडेक्स भी रिटर्न करता है, वो वैल्यू भी रिटर्न करता है, और अरे रिटर्न करता है। तो ये मैंने उनको नाम दे दिए हैं।
हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD भी मैं कर सकता हूँ, बट मैं मीनिंगफुल नेम दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं क्या करवाता हूँ जी, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ इंडेक्स को। तो मेरे पास आइटम्स कितनी थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं। तो इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो 0 से लेके 5 तक मेरे पास चीजें रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। फाइल को सेव करता हूँ, CLS से क्लियर करेंगे अपने टर्मिनल को और इसको चलाएंगे। तो ये देखें जी, सॉरी, मेरे पास इंडेक्स आ रहा है। अब मिस्टेक ये की है, सबसे पहले वो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने उसको वेरिएबल नेम इंडेक्स पास कर दिया। तो मैं इसकी करेक्शन करूंगा, मैं पहले वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद इंडेक्स लिखूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, मेरे पास 0 से लेके 5 तक आता है। अब ये देखें आ गया 0 1 2 3 4 5। इसमें मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, इसको दोबारा से हम करवाते हैं कंसोल। ये देखिए इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। इसी तरह मैं कंसोल वैल्यूज को भी करवा सकता हूँ। प्लेसिंग याद रखिएगा, सबसे पहले आपने वैल्यू पास करनी है, उसका नाम जो मर्जी रखते हैं, ए रख दें, पर आपको पता हो कि ए में वैल्यूज रिटर्न होंगी। यहाँ बेशक मैं बी लिख दूं, पर हमें पता होना चाहिए दूसरे पैरामीटर में इंडेक्स रिटर्न होगा और तीसरे पैरामीटर में अरे रिटर्न होगी। मैंने फाइल को सेव किया और इसको रन किया। तो ये देखें, इंडेक्स 0 पे वैल्यू 1 पड़ी है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू 5 पड़ी है, इंडेक्स 2 पे वैल्यू 8 पड़ी है, इंडेक्स 3 पे वैल्यू 3 पड़ी है, इंडेक्स 4